प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद नाज़रीन। दुनिया के एक हिस्से में जंग की आहट सुनाई दे रही है, मगर इसकी कीमत पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जेब से अदा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात आलमी तेल मार्केट से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहर अहमर और खित्ते में तेल की तरसील मुतासिर होने के खदशात के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्रेंट खाम तेल 70 सेंट इजाफे के बाद $84.93 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI 81 सेंट महंगा होकर $79.76 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और यही इजाफा पाकिस्तान में भी महंगाई के एक नए तूफान का पेश खैमा बन सकता है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से कार्गोज मंगवा कर मुल्क की तवानाई की जरूरियात पूरी की और मौसर पॉलिसियों की बदौलत किसी किस्म की तवानाई की किल्लत पैदा नहीं होने दी। इनके मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी। पेट्रोलियम लेवी में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, जबकि मुस्तकबिल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में किया जाएगा। आज रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान भी किया जाएगा। इतलात हैं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों के टैंक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्जी, आटा, दूध, अशिया खुर्दनोश्त और रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज मजीद महंगी हो सकती है। उधर एक और तशवीशनाक खबर भी सामने आई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की फराहमी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से मुतादिद पेट्रोल पंप्स को मामूल से कम मिकदार में ईंधन फराहम किया जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मौक़िफ़ है कि कस्टम क्लियरेंस में ताखीर के बायस दरामदी तेल की तरसील मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन दबाव का शिकार है। कंपनियों ने ओगरा से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाए। तेल कंपनियों का कहना है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ तकरीबन 15 रोज की जरूरत के बराबर पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं, और अगर फौरी मुदाखलत ना की गई तो मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल की फराहमी मुतासर हो सकती है। दूसरी जानिब नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने पेट्रोल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। हुक्काम के मुताबिक मौजूदा स्टॉक मुल्क की तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है, जबकि उधर आलमी मालियाती फंड IMF ने भी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हरमज में रुकावट के बायस रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत की तरसील मुतासर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादल रास्ते इस्तेमाल किए। सऊदी अरब ने रेड सी की बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने आबनाए हरमज से बाहर वाक़े फजेरा बंदरगाह को इस्तेमाल किया। तहम IMF के मुताबिक ये मुतबादल रास्ते सिर्फ महदूद हद तक ही नुकसान का अजाला कर सके, जबकि खलीज में रिफाइंड मसनूआत की पैदावार भी नुमाया तौर पर मुतासर हुई। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में LPG भी सरकारी नरखों के बरक्स मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस सार्फिन इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। खित्ते में जारी गैर यकीनी सूरत हाल और कतर से LNG की मुमकिना मुतासर सप्लाई के खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान ने जुलाई के लिए एक और LNG कार्गो स्पॉट मार्केट से खरीदने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने एक इजाफी LNG कार्गो की खरीदारी के लिए आलमी टेंडर जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी कंपनियों से 20 जुलाई तक बोलियां तलब की गई हैं, जबकि मौसूल होने वाली बोलियां उसी रोज खोली जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव और खित्ते में जारी कशीदगी के बायस LNG की सप्लाई और कीमतों पर दबाव बरकरार है। इसलिए बर वक्त इजाफी कार्गो खरीद कर मुल्क में कुदरती गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। अगर आलमी कशीदगी मजीद बढ़ी, तेल मजीद महंगा हो और सप्लाई चेन मुतासर होती रही, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा या फिर आवाम के लिए एक बड़ा महंगाई का तूफान आ रहा है? अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर जानजेब मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानजेब साहब, एक तो सबसे पहले आज हुकूमत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसका तयन अब रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा और वेबसाइट पर उसके आदाद शुमार भी जारी किए जाएंगे, और बेसिकली बताया जाता है कि जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है या मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, वो जब कीमतें एक हफ्ते बाद अनाउंस होती हैं और जब बढ़ रही होती हैं तो तब होता है। तो इस इकदाम पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो किल्लत है ये भी अब पूरी हो जाएगी, और इस फैसले पर क्या राय है?
सर ये एक न्यूज़ चल रही थी मीडिया पे, लेकिन हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी जल्दी हमसे बगैर मुशावरत के, बगैर पूछे ये काम हो जाएगा। इसके अंदर सर हम लोग 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पम्प मालिकान है, ऑयल कंपनीज़ हैं और फिर ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। तो एक बड़ा एक इसका प्राइसिंग मैकेनिज़्म होता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ये काम होगा, किस तरह ये हम लोग लेके चलेंगे। ये तो पम्प मालिकान जो है मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम इम्प्लीमेंट बड़े अच्छी तरीके से हो सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी मुश्किलात अभी सामने आएंगी। एवरी डे प्राइस चेंज करना, एवरी डे अपने स्टॉक्स को मेंटेन करना, एवरी डे फ्रेश ऑर्डर्स दिखवाना, तो ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। इससे मैं आपको एक और बात बताऊं कि पेट्रोलियम की सनत जो है, इंडस्ट्री जो है, इसने पिछले फिस्कल ईयर में 2025-26 की बात करूंगा, उसके अंदर उस फिस्कल ईयर में 1.6 ट्रिलियन रुपीस, 1.6 खरब रुपए हमारी इंडस्ट्री ने हुकूमत के ख़जाने में जमा कराए हैं। और ये चंद ही कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसमें से पेट्रोलियम की सनत, पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़। तो जो ये काम कर रहे हैं कि रोज़ के रोज़ इन्होंने प्राइसिंग चेंज करनी है, तो इससे जो पम्प मालिकान हैं वो शदीद जो तशवीश में रहेंगे कि आज हमने पेट्रोल मंगवा लिया है, कल कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है, एक कि जी हमने अपने लॉस को मिनिमाइज रखना है और जितना हो सके हमें प्रॉफिट कमाएं। यही सोच ऑयल कंपनीज की भी आ सकती है कि उनके भी लाखों करोड़ों लीटर स्टॉक्स बड़ा होता है, वो भी उन्होंने भी अपने स्टॉक्स जो है ना बड़े तरीके से मैनेज करने होते हैं। तो इस तरह के फैसलों से जो हमारी सेल होगी वो बड़ी ही ज़्यादा मुतासिर होगी, और अगर सेल मुतासिर हुई या हम सेल जितना पिछले साल किया है उतना ना कर पाए, तो जितना पिछले साल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था हुकूमत पाकिस्तान को, उससे कम रेवेन्यू इकट्ठा। लेकिन जैसे सब दो मुतजाद किस्म के बयानात हैं। आप कहते हैं कि आपकी सनद कहती है कि बहरान है, जबकि हुकूमत कहती है कि बहरान कोई नहीं है, सप्लाई पूरी है, जखीरा अंदोजी है। अब इसमें से किसको सच्चा माना जाए, किसको झूठा माना जाए? सर देखें, ये बड़ा ही सिंपल सा हल है। पेट्रोल पंप्स जो हैं हम लोग 24 घंटे खुले होते हैं, इतवार की कोई छुट्टी नहीं, सो मच सो ईद की भी छुट्टी नहीं करते। और हुकूमत की मशीनरी जब चाहे, जब मर्जी चाहे, दिन में आए, रात को आए, हमारे पेट्रोल पंप्स को चेक किया जा सकता है कि हमारे पास स्टॉक्स हैं या नहीं। इसी तरह ही जो आप लोगों के मीडिया पर्सनल हैं, आप लोग भी अक्सर खुद आ जाते हैं या कभी गवर्नमेंट के किसी इदारे के साथ आते हैं, और आपने भी रिपोर्टिंग की हुई है कि किसी हर पंप पे जाते हैं और रैंडमली किसी पंप को चेक कर लिया और उसके स्टॉक चेक कर लिए। वेयर एज आप मुझे ये बताएं कि आज तक कितनी दफ़ा आप ऑयल कंपनीज के डिपोज तक गए या आपको वहाँ की रसाई मिली है? आप लोग, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि कोई भी मीडिया पर्सन वो डिपो की चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकता। इतना वो सिक्योर्ड वो एरिया है कि ऐसा लगता है कोई इलाका गैर है। आप तो अंदर जा नहीं सकते, रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जहाँ असल हो रही है उसको आप कवर कर नहीं सकते। जो पंप मालिकान है, हम तो हर वक्त बैठे होते हैं कि आएँ और आके हमारे स्टॉक्स चेक करें, अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ निकला तो उसको पेनलाइज करें। अभी हमने ही शोर उठाया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, मजबूर होकर मीडिया पे आए, क्योंकि देखें पेट्रोल की सनत एक बहुत सेंसिटिव सा एक सनत है, हमारा शोबा बहुत सेंसिटिव है। हम लोग सप्लाई चेन ख़राब करने के कभी भी हम हामी नहीं होते, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम लोग मीडिया का सहारा लेते हैं। आप जैसे भाई हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं और उसको गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये तो फिर इल्ज़ाम पेट्रोल मालिकान पर भी है ना कि कहीं ना कहीं वो लाजमी बात है कि पेट्रोल पंप पर तो स्टॉक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं और जगह पर वो कहीं ना कहीं कंटेनर खड़ा कर देंगे या सब कुछ होगा। लेकिन हम खुद भी इस चीज़ से गुजरते हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है। जब पेट्रोल महंगा हो रहा होता है तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि हम जब जाते हैं पेट्रोल पंप्स पर तो वो कह देते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, कितने पेट्रोल पंप्स पर लग जाता है और 12 बजते ही स्टॉक पूरा भी हो जाता है। तो ये इशू तो है अपनी जगह। देखिए मेरी बात सुने, ये जो है ना कि कितना स्टॉक मौजूद है, मैं आपको अपने पेट्रोल पंप की बात बता सकता हूँ, मैं आपको किसी और पेट्रोल पंप की बात कर सकता हूँ, लेकिन ऑयल कंपनी से डिपोज का हमारे तक रसाई नहीं है। हमें नहीं पता कि उनके ऑयल डिपोज में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि उन्होंने टैंक ट्रॉली भर के कहाँ पार्क की हुई है, हमें ये नहीं पता कि उनकी जो शिप्स, जो कार्गोज है पीछे, वो कहाँ पे पार्कड हैं और कब किस तारीख को या किस दिन उन्होंने क्लियर होना है। तो ये सारी चीज़ें सर आप लोगों के लिए हैं। आप जो चेक करें, पंप
जो पंप मालिक है उससे 24 घंटे अपने पंप खोल के बैठे हुए हैं। आप लोग जब मर्जी चाहे किसी भी पंप पे, मैं बल्कि आपको कहूंगा कि किसी पंप पे जाएं और वहां पर अगर आपको बैनर नजर आए कि जी कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो उसका फिल फॉर कैमरा ऑन करें और स्टॉक चेक करें। आपको पास तो पूरी अथॉरिटी है। आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को उस पंप का बताएं कि जी फलाना पंप है, वो पेट्रोलिंग दे रहा है, उसका पंप बंद पड़ा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट मशीनरी फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगी। पीरा फोर्स बड़ी एक्टिव फोर्स है, वो जाएं जाके स्टॉक्स क्यों चेक करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा आप लोगों ने या पीरा फोर्स ने या किसी भी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये माची के डिपो, हमें लगता है लाहौर डिवीजन को, साहिवाल, सियालकोट, गुजरांवाला तक ये माची के डिपो शेखुपुरा में जो है वो सप्लाई करता है। आप लोग कब तक कितनी दफ़ा गए हैं वहाँ पे डिपो में? आपने कितनी दफ़ा हमें छापे मारे हैं? लेकिन मसला ये है कि इस मामले में एक प्रैक्टिस ये भी देखी गई कि जिन दिनों ये खदशा होता है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, उन दिनों पेट्रोल मंगवाई कम जाता है, और अब जब पता है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है तो ये इल्ज़ाम भी लगता है कि फिर पेट्रोल मंगवाने की तादाद में, स्टॉक करने की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है। कमिश्नर लाहौर ने बुलाया था और वहाँ पर हमने ये उनसे गुजारिश की थी कि सर हमारे पंप तो खुले हैं, आप मेहरबानी करके ऑयल कंपनी से डिपोज भी चेक कर लें। तो उन्होंने फिर वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा जो उस टाइम पे वहाँ पे वो जूम मीटिंग में मौजूद थे, उनको उन्होंने हिदायत दी थी कि आप वहाँ पर जाकर चेक करें। ये कहने का मकसद ये है कि हम लोग मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो काइंडली मीडिया को भी एक्सेस दिया जाए। आप लोग क्यों नहीं कहते कि जी कि हमें भी एक्सेस दें डिपोज का, हम भी जाके देखें कि वहाँ पे काम चल। अच्छा, अब इस मसले का हल क्या है? क्या डीरेगुलेटेड इकोनॉमी जो है वो क्या इस मसले का हल है? जिस तरह बाहर कहा जाता है कि कंपनीज अपना रेट निकालती हैं, कंपटीशन बढ़ता है, आवाम का फायदा होता है, इस किस्म का कोई हल अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो फिर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? सर बेसिकली हम तो ये कहते हैं जी कि आवाम को फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन ऑयल कंपनीज, जो कुछ बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, वो मिल के एक कार्टेल बनाएंगी और अपना फ़ायदा ज़रूर लेंगी। इससे आवाम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप दूर ना जाएं, ये चंद साल पहले सीएनजी सेक्टर जो जब अपने फुल बूम पे था, चल रहा था, तो क्या था वहाँ पे हम लोग आपस में कम्पीट करते, वी वर कंपेटिटर्स टू ईच अदर। कोई 10% गैस सीएनजी सस्ती दे रहा था, कोई 15%, कोई 20%। तो हम लोग अपना प्रॉफिट कम करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और उसमें लोगों का ही फायदा होता था। इस बात तो ये सब ऑयल कंपनीज डिसाइड करेंगी। ऑयल कंपनीज जो है प्राइस डिसाइड करेंगी, ऑयल कंपनीज पंप मालिकान का जो है प्रॉफिट डिसाइड करेंगी। वेयर एज ऑयल कंपनीज और हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये क्या कहाँ लिखा हुआ है कि एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस पार्टनर का प्रॉफिट डिसाइड करेगा? बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जांजिया मलिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खलीज फारस के साहिलों से उठने वाली जंग की चिंगारियां अब पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले रही हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद खित्ता एक हौलनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तार तार हो चुका है, जिसके बाद ईरान ने खित्ते में अमरीकी अफवाज और उनके इत्तेहादियों पर अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। ये हमले इस हद तक फैल चुके हैं कि कतर, कुवैत और उर्दन जैसे ममालिक अब बराह रास्त ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ चुके हैं, जबकि ईरान ने ओमान, बहरीन और शाम में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है। जंग की इस नई लहर का आगाज उस वक्त हुआ जब अमरीकी तैयारों ने ईरानी हदूद में दाखिल होकर जनूबी ईरान के बुनियादी ढांचे पर वहशियाना बमबारी की। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी फारस के मुताबिक अमरीकी हमलों के ताज़ा तरीन सिलसिले में खुद ईरान के अंदर ही मुतअद्दिद अहम पुलों को तबाह कर दिया गया है, जिनमें से बेशतर पुल आबना हरमस के इंतहाई स्ट्रेटेजिक साहिली शहर बंदर अब्बास को जाने वाले रास्तों पर वाक़ थे। इन हमलों में सिर्फ पुल ही नहीं टूटे, बल्कि ईरान के एक अहम साहिली शहर चाबहार में वाक़ बहरी कंट्रोल टावर को भी अमरीका ने मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जिसने तेहरान को मुश्तिल करके रख दिया। अमरीकी बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्दीक खुद ईरान की वजारत सेहत ने की है। हुक्काम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार में बताया है कि 16 जुलाई की सुबह 6:30 बजे तक अमरीकी हमलों में हलाक होने वाले ईरानी शहरियों की तादाद 38 तक पहुंच चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत के मुताबिक इन जख्मियों में 22 ख़वातीन और 18 बरस से कम उम्र के 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हलाक होने वालों में भी एक कम उम्र नौजवान मौजूद है
और 47 शदीद जख्मी अफराद इस वक्त भी ईरान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ईरान के अंदर होने वाले इस जानी नुकसान और चाबहार में बहरी टावर की तबाही ने पासदारान इनकलाब को एक बड़े और जारहाना रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर दिया। ईरानी फोर्सेज ने सिर्फ बयानात तक महदूद रहने के बजाय कतर, कुवैत और उर्दन के साथ साथ बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके साथ ही अमरीकी इत्तेहादी मुल्क ओमान के अंदर घुसकर भी बड़ी कार्रवाई की। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आज अल-सुबह एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए ओमान के इलाके सलाला में कायम बहरी कंट्रोल रडार और ओमान ही के जजीरे गनम में वाक़ अमरीकी फ़ज़ाई कंट्रोल रडार को मलबे का ढेर बना दिया। अपने एलामिये में पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि जवाबी कार्रवाइयाँ पूरी ताकत के साथ जारी रहेंगी। ओमान और खलीजी ममालिक के बाद ईरानी फोर्सेस का अगला हदफ शाम में मौजूद अमरीकी अड्डे बने, जहां पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाई अफ़वाज ने ईरान शहर में अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए शाम के इलाके अल तरफ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर क़यामत खेज़ हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में अमरीकी फ़ौज का पूरा रेडार सिस्टम, कई खसूसी हेलीकॉप्टर्स और वहाँ तैनात मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी एहलकार बराह रास्त निशाना बने। इन तमाम फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद ईरान ने अब दुनिया की मुआशी शरक पर हाथ रख दिया है और तेहरान ने खलीजी ममालिक को सख्त तरीन इंतबा जारी करते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने चाबहार जैसी बंदरगाहों पर हमले बंद ना किए तो ईरान पूरे खलीज में मौजूद अहम बंदरगाहों के नेटवर्क को निशाना बनाकर तबाह कर देगा। इस धमकी के साथ ही पासदारान इनकलाब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि आलमी तिजारत का सबसे अहम रास्ता यानी आबनाए हरमज़ अब मुकम्मल तौर पर ईरानी नेवी के कंट्रोल में है और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी इस रास्ते से दुनिया को होने वाली तेल और गैस की तमाम बरामदात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। जंग के इस फैलाव और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई लाइन बंद होने के खौफ ने आलमी मंडियों में जलजला पैदा कर दिया है, जिसके बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें इस हफ्ते के अख्ताम पर एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से ऊपर की तरफ गामजन है और दुनिया एक शदीद तरीन मौशी और अस्करी बहरान के दहाने पर खड़ी नजर आती है। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की फ़ौज को पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है। दूसरा, अब ये जो हालिया 6 दिन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या नए टारगेट्स अब सेट किए गए हैं? क्योंकि 40 दिन की जंग में तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी दफ़ा ये दावा कर चुके थे कि वो वॉर जीत गए। अब नए टारगेट्स क्या हैं और उस 40 दिन की वॉर से दोनों ने क्या सीखा कि दोनों की कमज़ोरियाँ क्या हैं और कहाँ पर दोनों को हिट करना है एक दूसरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जब ये फर्स्ट 40 डेज ऑफ वॉर ख़त्म हुए थे और एक सीज फायर हुआ था, तो अमेरिका और इजराइल को दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये उनको अंदाज़ा हो गया था कि अगर इजराइल इस इलाके के अंदर एक कंटेस्टेंट रहेगा तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है साइड्स लेना, क्योंकि गो के जो गल्फ की इलीट है वो प्रो इजराइल है, लेकिन गल्फ की जो स्ट्रीट है वो बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल है। सो वो किसी तरीके से इजराइल को इस थिएटर से बाहर निकालना चाहे। सो उस वक्त एक सीज फायर हो गया और उसके बाद मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं देखता हूँ, कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। ईरान ने उनको मौका दिया 6 जुलाई को, जब उन्होंने अपने ड्रोन्स के साथ इराकी और सऊदी शिप्स को हिट किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उनको मौका मिला कि वो जो कुछ आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे से पॉलिटिकली दुनिया में हासिल करना चाहते थे, वो जो चीज़ अमेरिका ने उनको डिनाई कर दी, क्योंकि उन्होंने ये अटैक करके ईरान के ऊपर उस न्यूज़ में से या उस जनाजे की जो जितनी वर्ल्ड कवरेज थी उसको बिल्कुल ओवरशैडो कर। अब जो स्ट्रेटजी लगती है वो ये है कि इस इलाके में अमेरिका जो है वो ईरान को इंगेज रखेगा, लेकिन जो बेसिकली जो ये जंग जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी ताकि ग्रेटर इजराइल की बुनियाद रखी जा सके, वो मकासद अब इजराइल को दिए जा रहे हैं कि वो गाजा, पैलेस्टाइन और लेबनान के अंदर उन मकासद को हासिल कर लें। और आप ये देखें कि पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने गाजा की 70% सरजमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, उन्होंने 25 से 30% लबनान पे कब्जा कर लिया है,
और उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ अपनी बाउंड्रीज को भी एक्सपेंड किया, और हद ये है कि वो सीरिया के अंदर तक चले गए हैं। सो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो न्यूज़ चैनल्स को बिजी रख रहा है बाय इंगेजिंग विद ईरान, और इजराइल जो है वो बहुत खामोशी से अपने अहदाफ को हासिल करता जा रहा है। जहां तक ईरान की बात है, मैं समझता हूं कि ईरान को अब ना एक कदम पीछे लेके ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो अमेरिका और इजराइल की जो ये नई स्ट्रेटेजी है इसके अंदर एक पॉन बनता चला जा रहा है, और एग्जैक्टली वही कर रहा है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। और वो ये देखिए, ईरान के पास अभी हम पिछले 3-4 दिन में देख लें, जब अमेरिका ने अपने टारगेटिंग को बढ़ाया और उसने सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को भी हिट करना शुरू किया, तो ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो गल्फ कंट्रीज को हिट करे, वो वापस उस तरह अटैक करे। लेकिन जो आपने ट्रैप की बात की है, मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त ट्रैप क्या है। लेकिन इमरान अली, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, इमरान साहब, एक जो सऊदिया और ये हौसियों के दरमियान एक वाहिद हमला दोनों तरफ से हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबार ये कोट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में लेकर आ रहा है जिसमें ना चाहते हुए पाकिस्तान इस वॉर का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पैक्ट है सऊदिया के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिचुएशन कितनी इंटेंस हो चुकी है? नहीं, पाकिस्तान तो सिर्फ इसलिए एंगेज होगा कि उसका सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है। अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान उनके बिहाफ पे हिस्सा ले, तो पाकिस्तान विल हैव नो ऑप्शन। लेकिन आप इस बात को करेक्ट करें कि हूथियों ने पहले सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं किया, पहले सऊदी अरेबिया ने हूथियों पे अटैक किया जब उनके एयरप्लेन को लैंड करने से रोका, जो शहीद खामेनाई की जो फ्यूनरल की जो तकरीबात थी उससे वापस आ रहा था। अच्छा, लेकिन इमरान अली साहब, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा टारगेट्स क्या हैं यूएसए के ख़ास तौर पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वॉर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, और निशाना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द जो जज़ायर हैं या जो साहिल है ईरान का, उस पर जो ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर वीक करने की कोशिश की जा रही है ईरान को? टारगेट ज़्यादा बुरे हैं, जो पिछले 3 दिन है उसमें ज़्यादा बुरे हैं। इससे पहले सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और न्यूक्लियर एनर्जी पे और बाकी चीज़ों पे अटैक नहीं हुआ था। और ये बात आपकी सही है कि अपना हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द का जो इलाका है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उसको कट ऑफ कर सकें बाकी ईरान के साथ। तो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के और डिस्ट्रक्टिव अटैक्स हैं अमेरिका की तरफ से। अच्छा सही साहब, अब क्योंकि आपने एक बात की थी जो पिछले जवाब के अंदर कि एक ट्रैप है, तो इस दफ़ा क्या वो ट्रैप हमें नज़र आता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है? क्योंकि सेंटकॉम ने ये कहा है कि जो उनकी ऑपरेशनल जितनी भी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं वो मुतासर नहीं हुई ईरान के जवाबी हमलों से। हमने ये देखा कि पिछले 40 दिन के अंदर वो मुतासिर हुई थी। तो आपको लगता है कि ये जो ईरान ने उसको काउंटर अटैक किया उसमें वो मुतासिर हुई हैं, और ईरान को यहाँ पर इंगेज करके ईरान का वक्फे वक्फे से मजीद नुकसान किया जा रहा है? आप बिल्कुल ज़ौक़ साहब सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त टाइम एंड स्पेस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है। लेकिन अगर आप 4.5 महीने में देखें तो कभी न्यूक्लियर इशू, कभी लेबनान, कभी और या कभी कोई दूसरा इशू जो है वो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट का महवर होता था। सो ये जो है ना, टारगेटिंग को मद्देनजर रखते हुए, स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए कोई एक चीज जो है उसको सेंटर ऑफ फोकस बना दिया जाता है, और इस वक्त जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। देखिए, इस वक्त अमेरिका को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसकी जो अथॉरिटी एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है वो बहुत क्वेश्चनेबल हो। जब आप किसी को वर्ल्ड पावर कहते हैं तो एक्चुअली डेफिनेशन वाइज इसका मतलब यह होता है कि उसके पास इतनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि आप जो है दुनिया के किसी भी इलाके में जाके अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन इस जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ये शक्ल ले रहा है जो आजकल है, ये अंदाजा होता जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका की
कोशिश के बावजूद खुल नहीं रही है, और ईरान जो है वो सारे नुकसानात बर्दाश्त करके भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने में कामयाब हो रहा है। सो ये जो बीटिंग है ना, ये मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल जो है ना ईरान की कैपेबिलिटी को गलत रीड कर रही। इस वक्त ईरानियन पब्लिक और ईरानियन डिफेंस फोर्सेस जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो जो है ना वो बीटिंग ले लेंगी, जो नुकसानात हो रहे हैं उनको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर इन द शॉर्ट टर्म अमेरिका को यहां से अपने मकासद हासिल किए बगैर जाना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ईरान इस इलाके के अंदर एक नई मेजर मिडिल पावर के तौर पे उभरेगा, और फिर इस इलाके की जो पूरी पॉलिटिक्स और जो मैनेजमेंट है उसमें ईरान का भी बहुत ज्यादा असर रसूख होगा, और यही वो चीज है जो गल्फ कंट्रीज को परेशान कर रही। लेकिन इमरान अली साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स की, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, फिर टेक्निकल टॉक्स की तरफ गए, वो सब कुछ मामला हमने देखा। तो वो जो मुआहिदा इस्लामाबाद पैक्ट था वो कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या इस वक्त भी वो अपनी उसी तरह हैसियत में स्टैंड कर रहा है, या जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि एक नया मुआहिदा ईरान को हमसे करना चाहिए, एक नए मुआहिदे की तरफ बढ़ना होगा, क्या होगा? नहीं, कोई नया मुआहदा नहीं होगा। वही एक डॉक्यूमेंट है इनके पास। जब ये थोड़ा सा दोनों साइड्स जंग से थक जाएंगी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा लेंगी और दोबारा टेबल पे आना चाहेंगी, तो उस वक्त वही एक डॉक्यूमेंट है इनके पास, और तो कुछ नहीं है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से ये बताइएगा कि अब सवाल ये कि हु विल बी द किंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली दफ़ा नहीं कह रहे, पहले भी बार बार ये कह चुके हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर हम, पहले उन्होंने कहा ईरान के साथ मिलकर टैक्स वसूल कर सकते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने कहा कि हम इसको फ्री जोन बनाते हैं तो आप हमें टैक्स दें, फिर बाद में उन्होंने बयान वापस भी ले लिया। सो किंग कौन होगा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का? पैसे वैसे तो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वापस ले ली बात करके, वो उसको समझ ही नहीं आई थी कि वो अनटेनेबल है, वो नहीं चार्ज कर सकता वहाँ। बाकी ये है कि ईरान ने भी अपना हॉर्मुज पे बातें तो की हैं परमानेंट कंट्रोल की, लेकिन वो मोस्टली उसको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे यूज़ करेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था दोनों ममालिक के लिए कि ये 60 दिन की जो डिस्कशंस थी वो होती, लेकिन दोनों साइड से मिसकैलकुलेशन हुई जिसकी वजह से ये बीच में रह गए, और अब बाकी हालात ख़राब हैं, क्योंकि अगर ये रेड सी की तरफ भी ब्लॉकेट्स चले जाते हैं तो उससे दुनिया में कीमतें और बढ़ेंगी, ऑयल और डिसरप्ट होगा, और सबसे बुरी बात यह है कि फिर अमेरिका के पास जस्टिफिकेशन होगी कि वो बहुत मैसिव बॉम्बिंग करे ईरान की, क्योंकि वो दुनिया को कहेगा मेरा और कोई हरबा तो कामयाब हुआ नहीं। अच्छा सईद खान साहब, एक चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो नए मुआहदे की बात की है, आपको लगता है कि एक नए मुआहदे की तरफ चलेंगे? क्योंकि 60 दिन का वक्त था, 60 दिन के बाद पता लगना था कि वक्त एक्सटेंड होगा नहीं होगा, टेक्निकल टॉक्स में क्या चीज़ तय हुई नहीं हुई। ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई सारे मुआहदे के अंदर, और ये बातचीत अब कहाँ स्टैंड करती है? ज़ौक़ साहब, मेरे ख्याल में तो जो इस्लामाबाद MOU है उससे बेहतर डॉक्यूमेंट अमेरिका और ईरान दोनों के लिए नहीं हो सकता था। आई थिंक वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्या कहते हैं इंश्योर करता है कि एटलीस्ट ये जो दो कॉम्बेटेंट्स हैं अमेरिका और ईरान, इन दोनों के बेहतरीन मफाद में एक पीस डील हो सके। लेकिन अगर उन सारे नुकात के ऊपर अमल होता है तो उसका जो मेन लूजर था वो इजराइल है। और मेरा ख्याल है कि जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ तो ज़ौक़ साहब अमेरिका के अंदर एक रीथिंकिंग आई, स्पेशली उन क्वार्टर्स में जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं और प्रो इजराइल है, और उनको ये एहसास हुआ कि अगर इस्लामाबाद MOU पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो उसका नेट लूजर जो है ना इजराइल होगा। और इसी वजह से
अगर आप देखें कि 17 जून के बाद से एक कंसिस्टेंट एफर्ट हो रही है अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि किसी तरीके से इस्लामाबाद MOU को साइड ट्रैक कर दिया जाए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर वो जो पिछली साल से हुई थी वो दोबारा जो सालिस कोशिशें कर रहे हैं वो किस हद तक कामयाब हो जाएगी और कितनी जल्दी जो दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ चुकी है उससे रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल और फॉर्मर एम्बेसडर सईद खान साहब और इमरान अली साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की हर कामयाबी के बाद एक नई बहस जन्म ले रही है। कहीं VAR के फैसलों पर एतराज़, कहीं रेफरी की जानिब से सख्त फाउल्स पर खामोशी और कहीं पेनल्टी फैसलों पर सवालात। अब सोशल मीडिया से लेकर मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया तक यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई अर्जेंटीना को रेफरीज फेवर कर रहे हैं या ये तासुर गलत है। वर्ल्ड कप के दौरान मिस्र, इंग्लैंड और अलजायर के खिलाफ अर्जेंटीना के मैच सबसे ज्यादा मुतनाज़ बन गए, जहां रेफरी के कई फैसलों पर शदीद तनकीद सामने आई। मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हाफ में अर्जेंटीना ने 12 फाउल्स किए लेकिन पूरी टीम को सिर्फ एक येलो कार्ड दिखाया गया। इस फैसले पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और शायकीन ने शदीद एतराज़ किया। मैच के सिर्फ 30 मिनट में एजो फ्रेंडीज ने इंग्लैंड के एलेट एंडरसन पर सख्त टैकल किया। रीप्ले में ऐसा दिखाई दिया कि उनका पांव एंडरसन के सर से भी टकराया, मगर ना खेल रोका गया, ना VAR ने मुदाखलत की और ना ही कोई कार्ड दिखाया गया। इसी तरह जुलियानो ने पहले हाफ में मुताद्दिद सख्त फाउल्स किए, जिनमें जेरन स्पेन के चेहरे पर बाजू लगने का वाकया शामिल था, लेकिन उन्हें भी कोई वार्निंग नहीं दी गई। एक और मौके पर नाहियोल मोलेना ने जॉर्ज ब्लैगन को पेनल्टी एरिया के करीब गिराया। इंग्लैंड को फ्री किक तो मिली मगर मोलिना को पीला कार्ड नहीं दिखाया गया। हालांकि ऐसे फाउल्स पर अमूमन वार्निंग दी जाती है। इसी पहले हाफ में लेनार्डो ऑपरोसो ने गेंद से दूर जॉर्ज बेलिंग को धक्का दिया, जबकि इस वाक़े पर भी रेफरी, VAR दोनों खामोश रहे। दिलचस्प बात यह रही कि अर्जेंटीना का पहला और वाहिद पीला कार्ड पहले हाफ के इख्तिताम के करीब लेसांड्रो को दिखाया गया, जबकि एजो फर्नांडिस 3 फाउल्स करने के बावजूद बगैर किसी कार्ड के खेलते रहे। ये वाहिद मैच नहीं जिसके बाद मुतनाज़ा ये डिबेट शुरू हुई, बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की 3-2 से कामयाबी के बाद भी VAR के फैसले दुनिया भर में मौजूए बहस बन गए। मैच में मिस्र ने अपना दूसरा गोल करके बर्तरी हासिल कर ली थी, लेकिन चंद लम्हों बाद VAR की मुदाखलत पर वो गोल मनसूख कर दिया गया। इस फैसले के बाद मैच का रुख बदल गया और अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए मुकाबला जीत लिया। अरब दुनिया में इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसो को सोशल मीडिया पर फुटबॉल की दुनिया का सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला रेफरी करार दिया गया, जबकि मिस्री शायकीन का कहना था कि उनकी टीम से तारीख रकम करने का मौका छीन लिया गया। मोहम्मद सलाह की क़यादत में मिस्र दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देने से सिर्फ चंद मिनट दूर था, लेकिन VAR के एक फैसले ने पूरी कहानी बदल दी। मिस्र के खिलाफ फतह के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि अफ्रीकी टीम ने फीफा से मुतालिबा किया कि आखिरी 16 मैच के रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले ऑफिशियल्स को टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। मिस्री कोच हस्साम हसन ने खुलकर कहा कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हुई और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद फीफा किसी न किसी अंदाज में अर्जेंटीना के हक में झुकाव रखता है। इसी तरह अलजायर के खिलाफ मैच भी तनाज़े से खाली न रहा। लियोनेल मेसी के एक सख्त टैकल पर मुताद्दिद साबिक खिलाड़ियों और शायकीन का ख्याल था कि उन्हें बराह रास्त सुर्ख कार्ड दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने न सिर्फ रेड कार्ड नहीं दिया बल्कि कोई कार्ड भी जारी नहीं किया। इन मुसलसल फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर यह दावे भी सामने आने लगे कि शायद वर्ल्ड कप पहले ही फिक्स है और अर्जेंटीना को दोबारा चैंपियन बनाने की राह हमवार की जा रही है। दूसरी जानिब अर्जेंटीना ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद लियोनेल मेसी से जब फीफा की मुबैना जानिबदारी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना गुज़िश्ता 4 बरस से मुसलसल बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, चाहे यह हकीकत कुछ लोगों को पसंद आए या ना आए। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कॉलनी ने भी वाजे किया कि लोग काफ़ी अरसे से ऐसी बातें करते आए हैं। सोशल मीडिया हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन हकीकत में कोई जानिबदारी नहीं हुई। अलबत्ता तनाज़ा सिर्फ रेफरी के फैसलों तक महदूद नहीं रहा। इस वर्ल्ड कप में पहली मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक मैच में ऑन फील्ड ऑफिशलिंग पैनल के तमाम अरकान एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, जिस पर भी शायकीन ने सवालात उठाए और सोशल मीडिया पर इस फैसले पर बहस छिड़ गई। उधर आदत-ओ-शुमार भी इस बहस को मजीद हवा दे रहे हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 5 पेनल्टीज मिली थी, जो एक ही वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को मिलने वाली
सबसे ज्यादा पेनल्टीज थी। रवा वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना 3 पेनल्टीज हासिल कर चुका है। अगरचे लियोनेल मेसी ऑस्ट्रिया और मिस्र के खिलाफ इनमें से 2 पेनल्टीज जाया भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब सेमीफाइनल के बाद एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने जश्न के दौरान फॉकलैंड यानी मालिनोस से मुतल्लिक सियासी बैनर्स उठा लिए। फीफा ने इस वाक़े पर लिसांद्रो और जिवानी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि फीफा कवानीन के मुताबिक खेलों के मुकाबलों में सियासी या मुतनाज़ पैगामात की नुमाइश ममनू है। बरतानिया ने भी इस इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। जबकि याद रहे कि 2014 में भी इसी नौइयत के बैनर्स अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना आयद किया जा चुका था। अब तमाम नज़में इतवार को होने वाले फाइनल पर मरकूज हैं, जहां स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि नई आलमी चैंपियन टीम कौन बनती है, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या एक बार फिर रेफरी और VAR के फैसले नई बहस को जन्म देते हैं, या इस बार मैदान में होने वाला खेल ही हर सवाल का जवाब दे देता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।